राजप्रसाद मीणा, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत विद्यालय दौसा, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान। हमने समकालीन विश्व राजनीति पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत अब तक आप लोगों तक 6 पाठों के वीडियो दिए गए हैं। आज हमारा अध्याय 7 चलेगा। अध्याय 7 के अंतर्गत हमें पढ़ेंगे समकालीन विश्व में राजनीति चर्चा, समकालीन विश्व में सुरक्षा, और इसी के अंतर्गत हमें विश्व में सुरक्षा के बारे में चर्चा करें। उससे पहले थोड़ा आपको सुरक्षा से संबंधित मैं चर्चा के बारे में परिचय दूं कि सुरक्षा में अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे शब्दों से होता है, और सचमुच में हमें इस शब्द के अर्थ से मालूम होता है कि बहस या चर्चा को रोकना हो तो अक्सर इस जुमले का इस्तेमाल होता है, और कहा जाता है कि सुरक्षा का मसला है जो देश की हित के लिए और देश की भलाई के लिए ज़रूरी है। ऐसा कहकर के मसला बड़ा महत्वपूर्ण और गुप्त होता है। इस कारण इस पर खुली चर्चा नहीं हो पाती है। ऐसे जान पड़ता है कि मानव सुरक्षा 7 तालों के भीतर एक प्रकार से बंद है, और आम नागरिक का उस सुरक्षा से कोई लेना देना ही नहीं हो। लेकिन लोकतंत्र के अंतर्गत कोई भी बात इतनी ढकी और छुपी नहीं रखी जा सकती है। सुरक्षा के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। सुरक्षा क्या है और भारत के सुरक्षा सरोकार क्या क्या है, इन सारी बातों का हम इस पाठ के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, और उसी के तहत हम इस चर्चा पर पहुँचेंगे कि सुरक्षा क्या है। सुरक्षा क्या है, ये हमारा मूल विषय है कि सुरक्षा क्या है। तो सुरक्षा बुनियादी का अर्थ है एक प्रकार से खतरे से आज़ादी, मानव का अस्तित्व और किसी भी देश का जीवन हमेशा खतरों से भरा रहता है। इसका मतलब है कि खतरों को सुरक्षा पर खतरा माना जाए, या हर तरह से खतरा कैसे है, अपने घर से या बाहर कदम निकलते ही उसका अस्तित्व हमेशा जीवन यापन के तरीके में किसी भी अर्थ में खतरा उत्पन्न हो सकता है। और इस खतरे में फिर हम दुनिया की हर घड़ी और हर जगह सुरक्षा के सवाल पर नज़र डालते हैं, सुरक्षा विषय एक अध्ययन करते हैं, और केवल उन चीज़ों को सुरक्षा से जुड़ी चीज़ों का विषय बनाया जाता है जो जीवन के केंद्रीय मूल्यों को खतरा हो। ध्यान दीजिए, हम सुरक्षा के अंतर्गत, विषय के अंतर्गत जब अध्ययन करते हैं तो हम सुरक्षा में उन्हीं मुद्दों को विषय का मेन बिंदु बनाते हैं जो जीवन के केंद्रीय मूल्यों को खतरा हो। अब फिर जीवन में जब केंद्रीय मूल्यों को खतरा हो, ऐसी स्थिति में ये बात जाहिर भी होती है कि इसके अंतर्गत समस्त नागरिकों में केंद्रीय मूल्य क्या हैं,
क्या पूरे देश के केंद्रीय मूल्य आम स्त्री पुरुषों के केंद्रीय मूल्य होते हैं? क्या नागरिकों की नुमाइंदगी करने वाली सरकार हमेशा केंद्रीय मूल्यों का वही अर्थ ग्रहण करती है जो कोई एक सामान्य नागरिक ग्रहण करता है? इनके अतिरिक्त जो मूल्य हमें प्यारे हैं, कमोवेश उन सभी को बड़े या छोटे खतरे होते रहते हैं और हर खतरे को सुरक्षा के समझ में शामिल किया जा सकता है। उसी प्रकार से किसी अन्य देश के केंद्रीय मूल्यों को हानि पहुंचती है। जब भी राहगीरी अपनी राह में लूटा जाता है तो आम आदमी को रोज़मर्रा के जीवन को क्षति पहुंचती है। या फिर भी अगर हम सुरक्षा का इतना व्यापक अर्थ करें कि हाथ पांव हिलाना भी मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखें कि सुरक्षा किन के आधार पर नज़र रखें तो सुरक्षा का रिश्ता फिर भी एक बड़े गंभीर खतरों के आधार पर होता है, जो हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि सुरक्षा अपने आप में भुलैया धारणा है। मिसाल के लिए हम यह भी पूछ सकते हैं कि क्या सुरक्षा सदियों अथवा दशकों से विभिन्न समाजों में एक समान चली आ रही है, या ऐसा आश्चर्यजनक है क्योंकि संसार में कितनी ही बातों पर हर रोज़ किसी न किसी प्रकार से सुरक्षा संबंधित बातें आई जाती हैं और फिर इसके लिए किसी खास समय में विश्व के सभी समाजों में सुरक्षा की एक जैसी धारणा क्या रहती है, ये बात भी हमको हजम नहीं होती है। और आजकल संसार में लगभग 200 मुल्कों की 7 अरब के करीब आबादी है और उनमें सुरक्षा एक विवादग्रस्त धारणा है। तो इन सुरक्षा के विभिन्न धारणाओं को 2 कोटियों में रख कर के हम इस अध्याय में समझने का प्रयास करेंगे। और वो दोनों धारणाएं हैं सुरक्षा की पारंपरिक धारणा और सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। इन्हीं के तहत हम इस अध्ययन में शुरुआत करेंगे और उसमें सबसे पहले देखेंगे पारस्परिक धारणा, जो बाहरी सुरक्षा के बारे में है। अधिकांशतः जब हमारा सामान सुरक्षा की पारंपरिक अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से होता है तो सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सैन्य खतरा या किसी देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। इस खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है जो सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे किसी देश के केंद्रीय मूल्य के लिए खतरा पैदा करता है। ध्यान दीजिए बालकों, सैन्य सुरक्षा के अंतर्गत सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे किसी भी देश के केंद्रीय मूल्यों के लिए कोई दूसरा देश हमें खतरा महसूस करने का प्रयास करता है और सैन्य कार्रवाई होती है, जिसके परिणाम स्वरूप किसी युद्ध में सिर्फ सैनिक घायल हो अथवा मारे जाएं, वो आम स्त्री पुरुषों को ही भी युद्ध से हानि उठानी पड़ती है। और ऐसी स्थिति में हौसले काफ़ी उस सरकार के तोड़ने की कोशिश की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह सरकार भी एक प्रकार से सुरक्षा के खतरे में आ जाती है और सरकार के पास युद्ध की स्थिति में हमेशा 3 विकल्प होते हैं: आत्मसमर्पण करना, या दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान लेना, अथवा युद्ध से होने वाले नाश को इस हद तक बढ़ने के संकेत देना। दूसरा पक्ष सहम कर हमला करने के बात आगे आए या युद्ध ठन जाए तो अपनी रक्षा करना, ताकि हमारे देश में अपने मकसद में कामयाब न हो सकें। इसके अतिरिक्त यह भी है कि कोई भी सरकार भले ही आत्मसमर्पण दे या उसके लिए अपने देश की नीति के रूप में
कभी प्रचलित नहीं करना चाहिए। इस कारण सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने से होता है, जिसे अपरोध कहा जाता है। अपरोध किसे कहते हैं? युद्ध के अंतर्गत सुरक्षा नीति से संबंधित युद्ध की आशंका को रोकने संबंधित जो प्रक्रिया की जाती है किसी देश के द्वारा, उसे अपरोध कहा जाता है। और इसे समाप्त होने के लिए और इसे समाप्त करने से जो होता है उसे रक्षा कही जाती है। और युद्धों को रोकने की स्थिति में जो प्रक्रिया बनती है उसको हम रक्षा कहते हैं। यह अपरोध और रक्षा ये दो शब्द आए यहाँ। सुरक्षा नीति से संबंधित युद्ध की आशंका को रोका जाता है, उसे अपरोध कहा जाता है। और युद्ध को सीमित रखकर उसको समाप्त करने का जो आधार होता है उसे रक्षा कहा जाता है। तो परंपरागत नीति का एक तत्व और है जिसे शक्ति संतुलन कहते हैं। शक्ति संतुलन भी कहते हैं। परंपरागत धारणा के अंतर्गत एक मैन बिंदु और है, और इसके अंतर्गत शक्ति संतुलन के अंतर्गत अपने अड़ोस पड़ोस को देखने से या छोटे मुल्कों से इसे इशारा मिल जाता है। और भविष्य में किसी देश से जो खतरा उत्पन्न होता है, मिसाल के लिए यह खतरा पड़ोसी देश से संभव है, यह न कहे कि हमले की तैयारी में जुटा है। हमले में कोई प्रकट कारण नहीं जान पड़ता है और देखने के लिए कोई देश बहुत ताकतवर होता है, यह भी भांपा जा सकता है। और भविष्य में सरकार दूसरे देशों में अपनी शक्ति संतुलन को लेकर बहुत संवेदनशील है और शक्ति संतुलन का पलड़ा अपने पक्ष में बिठाने के लिए जी तोड़ कोशिश करती है। जो देश में हो उनके साथ अनबन हो या जिस देश के साथ अतीत में लड़ाई हो चुकी है उसके साथ शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने के लिए खास तौर पर ध्यान दिया जाता है। और उसी के तहत शक्ति संतुलन को आधार बनाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार से जो आधार रखे जाते हैं और उनमें बढ़ाने के कवायद की जाती है, उसे सैन्य शक्ति को बढ़ाने की होती है। लेकिन आर्थिक और प्रौद्योगिकी ताकत भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सैन्य शक्ति का यही आधार है। जो अपने शक्ति संतुलन को बनाए रखने की जो प्रक्रिया है सैन्य शक्ति बढ़ाने की होती है, लेकिन आर्थिक और प्रौद्योगिक क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण ताकत होती है वह भी सैन्य शक्ति का एक मूल आधार होती है। तो पारंपरिक सुरक्षा नीति का जो चौथा तत्व है वह गठबंधन बनाना। गठबंधन में क्या है? इसके अंतर्गत कोई भी देश सैन्य हमले को रोकने अथवा उसके रक्षा करने के लिए संवेदन कदम उठाता है। और अधिकांश गठबंधनों को लिखित संधि में एक औपचारिक रूप से मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप किसी भी प्रकार से गठबंधन को स्पष्टता रहती है। और खतरे किसके लिए हैं? किसी भी देश अथवा गठबंधन में उनकी ताकतों का असर बढ़ाने के लिए जब देश गठबंधन बनाता है तो गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं, और राष्ट्रीय जो हित होते हैं उनको बदलने के लिए गठबंधन भी बदल दिए जाते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने सन 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ इस्लामी उग्रवादियों को समर्थन दिया, लेकिन ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अल कायदा नामक समूह के आतंकवादियों ने जब 11 सितंबर 2001 के दिन उस पर हमला किया तो उसने इस्लामी उग्रवादियों के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। ध्यान दीजिए, समय और अवसर के आने पर इन जो गठबंधन के में जो संधियाँ होती है उनको तोड़ भी दी जाती हैं, जिसका उज्ज्वल उदाहरण है सन 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ इस्लामी उग्रवादियों का समर्थन दिया था अमेरिका ने। और जब सितंबर 2001 में स्वयं अमेरिका पर ही जब इस प्रकार की घटना घटित हो गई तो उसने मुसलमान गठबंधन के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया। तो सुरक्षा की परंपरागत धारणा में माना जाता है कि किसी भी देश की सुरक्षा हो
को जब ज़्यादा खतरा उत्पन्न होता है या उसकी बाहरी सीमा के बाहर से होता है, तो इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था उस निर्मम मैदान में ऐसे केंद्रीय तावनी होते हैं जो देश के व्यवहार बर्ताव पर अंकुरित रखने में सक्षम हो और किसी भी देश की हितों के लिए खतरे निपटने के लिए जानी पहचानी व्यवस्था होती है, उसी के तहत इसे हम सरकार कहते हैं। लेकिन विश्व राजनीति में ऐसी कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है जो सबके ऊपर हो। विश्व राजनीति में इस प्रकार की कोई सरकार नहीं होती है जो सरकार सबके ऊपर हो। ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसी सत्ता है अथवा ऐसी बन सकता है। बहरहाल फिलहाल अपनी बनावट के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र संघ अपने सदस्य देशों का दास है और इसके सदस्य देश जितनी सत्ता उसको सौंपना और स्वीकार करते हैं उतनी सत्ता उसको हासिल हो सकती है। अर्थात वर्तमान में किसी और प्रकार की शक्ति किसी देश के अंतर्गत नहीं है, केवल संयुक्त राष्ट्र संघ ही एक केंद्रीय सत्ता हो सकती है और उसके लिए है कि उसके सदस्य देश कहाँ तक उसको अपनी शक्ति सौंपते हैं, इस बात पर निर्भर करती है। विश्व राजनीति के हर देश अपनी सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है और उसके लिए वह स्वयं भी एक प्रकार